नमस्कार साथियों, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत, अभिनंदन। गणित का कोर्स काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बीच में आपकी हिंदी की क्लासेस लगाएंगे, यूँ करके हमने शेड्यूल शुरू किया था। एक क्लास अपलोड भी हुई है और भी क्लासें रिकॉर्ड हो रही है और अपलोड होंगी। तो अपन ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके आगे आज की जो क्लास है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि बहुत से बच्चों को सरलीकरण नहीं आता है। हमने लास्ट टाइम अभाज्य गुणनखंड देखा था, अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 50 के बीच कितनी होती है, 1 से 75 के बीच कितनी होती है, 1 से 100 के बीच कितनी होती है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इन सब का टोटल करके याद कर लेना। आई होप आप सबने किया होगा, जिसने नहीं किया होगा वो कर लेना बेटा, क्योंकि सीधा सर जब प्रश्न आता है तो हमें अगर याद होगा तो 10 सेकेंड में वो क्वेश्चन ठीक हो जाता है। और हमारे मतलब ऐसा मानते हैं कि हमें 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हमारे 50 सेकेंड बच जाते हैं। तो 50 सेकेंड किसी और क्वेश्चन के लिए काम में आ जाएंगे। तो इसलिए कुछ जो डायरेक्ट कथन होते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो हमें सीधे सीधे याद होते हैं, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एग्ज़ाम में। जितनी ज़्यादा कथन, जितनी ज़्यादा थ्योरी हमको याद रहती है उतना फ़ायदा हमको एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है, एक और बात कहना चाहूँगा साथ के साथ ही में कि तैयारी जो अभी से कर रहे हैं वो मान के चलें कि जैसे ही ये चुनाव हो जाएंगे। अच्छा, चुनाव से बात याद आया, आप सभी 18 वर्ष से ऊपर हो चुके होंगे, आपका आधार कार्ड बन गया होगा, वोटर कार्ड बन गया होगा, वोट देने जरूर जाना। ठीक है, और चुनाव के जस्ट बाद जैसे ही ये लोग फ्री हो जाएंगे, सरकार अपने काम में आ जाएगी, तो आप मान के चलो कि आपके विज्ञप्ति के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में हो, आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है या आपके जो भी क्लासेस आने वाली है वो पोर्शन अगर क्लियर हो जाता है विज्ञप्ति से पहले, तो आपका काफ़ी लोड जो है वो कम हो जाएगा। फिर विज्ञप्ति आती है, बच्चे हाँ दू पढ़ने बैठ जाते हैं, एक दिन में 20 घंटे क्यों पढ़ना पड़े, अभी से 3-3, 4-4 घंटे पढ़ो, आपको तब भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मान के चलो। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है गणित की दृष्टि से। अगर ये आपको नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हो। जैसे अभी बहुत सारे लोगों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए तो x का मान निकालने में बच्चों को समस्याएं आती है। ठीक है, तो एक्चुअली में वो थोड़ा सा सरलीकरण का पोर्शन कहलाता है। वैसे वो रैखिक समीकरण है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा इस क्लास में आपको उसको समझाने की और आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी जिसको अपन कहते हैं पक्षांतरण। क्या कहते हैं? पक्षांतरण। देखो बेटा, मैं कोई ज़्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं था स्टार्ट से, अभी भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आता है और मुझे पता है कि बच्चा कहाँ अटकता है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो आपको क्लियर करवा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक आता है तो आपका काम इजीली आपको मैथमेटिक्स समझ में आती है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ बेसिक से शुरू होती है। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्या होता है साहब, एक बहुत बड़ा नगर होता है, बहुत बड़ा नगर होता है, उसका राजा होता है। पहले राजा महाराजा वाली कहानियाँ हैं। तो एक राजा क्या कहता है कि वो मैकेनिक्स को बुलाता है और बोलता है कि मुझे ऐसी कार बना के दो, ऐसी कार बना के दो कि किसी के पास नहीं हो। और उनको एक चैम्बर बना के दे देता है, आगे एक फर्स्ट क्लास गेट लगा देता है, चारों तरफ से चुनाई कर देता है, सारी व्यवस्था अंदर खाना पीना रहना उनकी हो जाती है। उसी के अंदर उनको कार डिज़ाइन करनी होती है और उस कार को बनाना होता है। राजा उनको डेडलाइन दे देता है कि आपको 5 महीने के अंदर उस कार को बना देना है। ठीक है, उन सब ने बना दी कार। राजा पूरे नगर में अनाउंसमेंट करवा देता है कि आज ऐसी कार, ऐसा अद्भुत नमूना आपके सामने पेश होने जा रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो सारी प्रजा उस नगर की जो है वो आ जाती है वहाँ पर देखने के लिए कि और राजा ने कार बनाई है, कैसी होगी, मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त कार होगी, मैकेनिक्स को इनाम मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा। लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी और उसको लेकर वो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे वो कार बनी थी। कार तो ऐसी बनी थी लाजवाब, पूछो मत आप, बस देखते ही तुरंत दिल आ जाए उस पर। मतलब ऑडी, फरारी, रेंज रोवर सब फेल थी उसके आगे, बहुत फर्स्ट क्लास कार थी। तो कार बन चुकी थी, राजा ने बोला चलो टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाते हैं। लेकिन सुबह ही मैकेनिक्स जो थे वो परेशान थे कि कार इतनी अच्छी बन गई है राजा साहब, सब हो गया है, लेकिन जो कार की हाइट है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो चुकी थी कि वो गेट से बाहर नहीं जा सकती थी कार।
कार बिल्कुल तैयार है, रेडी है कि बस अब तो चलाएंगे और बहुत अच्छी स्पीड के साथ चलेगी। लेकिन जैसे ही वो गेट से निकलेगी तो वो चढ़ेगी, गेट की जो हाइट थी उस कार की हाइट से कम थी, और जैसे ही अगर उसको निकालने जाते तो या तो वो उसका ऊपर का छज्जा था वो हट जाता या बहुत बड़ा स्क्रैप आ जाता। अब करना कैसे रहा, राजा परेशान, मैकेनिक्स परेशान, प्रजा परेशान, अरे यार इतना टाइम लगा दिया, समय बर्बाद हो गया, क्या करें। फिर एक मैथमेटिशियन ही था यार जिसको बेसिक का आइडिया था कि बेसिक से काम करते हैं तो सारी चीज़ जो है वो समझ में आ जाती है। जो गैप था वो इतना नहीं था कि आप उसको भरपाई नहीं कर सको, मतलब इतना था कि अगर कार वहां से गुजरेगी तो उसके ऊपर स्क्रैप आ जाएगा। तो वो जो मैथमेटिशियन था जिसका दिमाग काफ़ी अच्छा था, उसने कहा कि राजा साहब ऐसा करो, चारों पहियों की हवा को जो है वो निकाल दो। तो जैसे ही हवा निकलेगी तो टायर दबेगा, और टायर दबेगा तो कार का जो है वो पोर्शन जो है वो दब जाएगा और वो गेट से इजीली निकल जाएगी। फिर बाहर जाके फिर से हवा भर लेना और कार का आनंद उठाना। तो मैकेनिक्स को छोड़ के राजा साहब ने उसको सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। तो कहानी की जो शिक्षा है, मेन मोटो है वो यही है कि स्टार्ट बेसिक से करना चाहिए। अब उन लोगों ने बहुत सारी तकनीकें लगा दी फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन कार का बेसिक क्या, उसके अंदर की हवा। तो वैसे ही मैथ्स का बेसिक है ये पक्षांतरण। अगर आपको पक्षांतरण करना आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सॉल्व करने में आपको मदद मिलती है। एक्स का मान निकालना जो आपके लिए परेशानी होती है वो आपको आ जाएगी समझ में। तो आई होप मेरा जो टारगेट था आप तक जो बात पहुंचाने का वो पहुंच चुकी होगी कि मैं ये पक्षांतरण इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जनरली आप बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में जाते होंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते। क्यों नहीं पढ़ाए जाते? क्योंकि उनको ये लगता है कि इतना तो बच्चे को आता होगा। अरे कहाँ से आता होगा, हमें पता है 10वीं के बाद बहुत सारे लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं, तो फिर समस्या आती है बेटा। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म आपके लिए दिया गया है वो सिर्फ निशुल्क नहीं है, यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको निशुल्क पढ़ाया जाएगा। बस एक मोटिवेशन हमको भी मिलना चाहिए कि चैनल को थोड़ा और सब्सक्राइब करो। हालांकि फ़ायदा ही हुआ है, इजाफा ही हुआ है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने से। चैनल ने 5K व्यू मतलब जो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर है वो बना दिए हैं, और ये कारवा ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी आशा के साथ अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। पक्षांतरण क्या होता है? पक्षांतरण से पहले आपको ये निशान पता होगा, ये इस निशान को कहते हैं बराबर का निशान। काय का निशान कहते हैं? बराबर। अब बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ जो भी बात लिखी होती है उसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये होता है RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। बायां पक्ष दायां पक्ष भी कहते हैं, लेकिन ये जल्दी आसानी से याद रहता है। बाएं दाएं में जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आप कैसे याद रखते हो आप ध्यान रखना। लेकिन मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ कि इसको LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। जहाँ पे राइट हैंड साइड होता है वो RHS, लेफ्ट हैंड साइड होता है वो LHS। तो LHS और RHS, अगर कोई चर या अचर, अब चर या अचर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि कोई पद है, अगर उस पद को उठाकर LHS से RHS में ले जाया जाए या RHS से LHS में लाया जाए तो उस चीज को क्या कहते हैं? पक्षांतरण करना। क्या कहते हैं? पक्षांतरण। मतलब पक्ष का स्थानांतरण कर दिया अपन ने, इस पक्ष से उस पक्ष में अपन ने उस पद को भेज दिया, वो पक्षांतरण कहलाता है। कोई एक पद होता है, वो पूरा पद यहाँ से उठकर अगर यहाँ आता है तो, या यहाँ से उठकर वहाँ जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है वो पक्षांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन हमारे मर्जी या हमारे पप्पा का राज नहीं चलता कि हम किसी भी पद को उठा के यहाँ पे रख दें। गणित ना कहती है, लेकिन फिर भी गणित कहती है कि अगर आपको रखना ही है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं जो अपन को पढ़ने होते हैं। तो आई होप पक्षांतरण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि LHS से उठाकर अगर हमने किसी चीज को RHS में रखा है, या RHS से उठाकर हम कोई चीज LHS में लेकर आते हैं। यहाँ पर चीज का मतलब होता है कोई पद, चाहे वो चर पद हो चाहे वो अचर पद हो। वो चर अचर क्या होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। तो कोई सा भी पद अगर उठ के LHS से RHS में आए या RHS से LHS में जाए तो वो जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं पक्षांतरण की प्रक्रिया। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो चर क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूं चर, और एक होता है अचर। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल और इसको कहते हैं कांस्टेंट। हिंदी किसी के अच्छी तो भी काम चल जाता है। चर मतलब चरने वाला, जो बार बार बदलता रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं? चर।
उसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, चर। जैसे x का मान कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, कभी 1 आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, चर, जो बदलता रहता है। तो जनरली आपको जो बात याद रखती है, जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है। या अपन बात करें इसको जनरली A to Z, A से Z के बीच में जितने भी अल्फाबेट आते हैं उनको अपन चर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे x अपन चर मानते हैं, y अपन चर मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे यूं बोल रहा है कि a अचर है, तब अपन झगड़ा नहीं करने जाएंगे। अगर प्रश्न में साफ साफ कहा है कि a अचर है तो हम अचर मानेंगे। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं कहा है, उस कंडीशन में अपन उसको क्या मानेंगे, चर मानेंगे। जहां पर A to Z अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है वो चर पद होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कभी नोट बना के या आगे जहां A अचर है या B अचर है ऐसा लिखा गया हो, या कोई सा भी अल्फाबेट अचर है यूं लिखा गया हो, तब हम उसको अचर मानेंगे। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो A to Z के बीच में कोई सा भी अल्फाबेट मिलता है आपको तो वो चर कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात। कांस्टेंट अचर, अचर मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान कभी नहीं बदलता, वो क्या कहलाता है, अचर। क्या कहलाता है, अचर, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 25 को 25 ही लिखोगे, तुम मेरे घर पे रखो तो भी 25 है, आपके घर पे रखो तो भी 25 है, धरती पे रखो तो भी 25 है, ना अंतरिक्ष में ले जाओ तो भी वो क्या है, 25 है। उसका मान कभी बदलेगा नहीं। तो जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं वो कभी बदलते नहीं है, इसलिए उनको किस श्रेणी में रखा जाता है, अचर की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपको चर समझ में आ गया होगा, अचर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और बात याद रखना, पद, किसकी बात करते हैं, पद। तो एक होता है चर पद, एक होता है अचर पद। और इसके लिए एक बात तुमको याद रखनी है कि पद हमेशा प्लस व माइनस से अलग होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमको पता ही नहीं चलता कि पद कौन से होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि प्लस और माइनस जिनको अलग करता है वो क्या होते हैं, पद होते हैं। अभी मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। एक सेकेंड में थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक गणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक लिखा है, एक बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, जिसमें चर हो, अचर हो और गणितीय संक्रिया। बता चुका हूँ कौन सी होती है गणितीय संक्रिया, जनरली जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब गणितीय संक्रिया। ये सब एक साथ हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये मैंने मान लो एक व्यंजक लिखा है। तो यहाँ पर चर कौन से हैं, x, y और z। अचर कौन कौन से, 2, 3 और 4। अब चर पद, जैसे मान ले यहाँ पे एक साथ में लिखा हुआ, तो चर पद, तो ये पूरा एक चर पद है, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, प्लस। तो ये प्लस जो है इस पद को खत्म कर रहा है। उसके बाद ये पद आया, ठीक है, तो ये एक पद हो गया। फिर ये पद आया और ये, तो ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, ये पदों को अलग कर दे। तो इसके अंदर कितने पद हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो ये और ये, क्योंकि इसके अंदर चर है x, y, z, तो ये कहलाते हैं चर पद। और इसके अंदर कोई चर नहीं है, इसलिए ये कहलाता है अचर पद। और कुल पद अगर देखें अपन, तो इसमें कुल पद कितने हो गए, 4। तो इसलिए पद हमेशा प्लस और माइनस से क्या होते हैं, अलग। हमें चालू करना है, जब तक कि प्लस और माइनस नहीं आता है तब तक वो पद गिना जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर यूं लिख दिया, 2p इंटू क्यू इंटू आर प्लस 3x या 3z। अब इसमें कितने पद हैं, तो लोग यूं गिनेंगे 1, 2, 3, 4, नहीं, ये तो गुणा है, ये तो पूरा एक ही पद कहलाएगा। उसके बाद प्लस आया तब जाके ये पद खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा पद। तो इसमें कुल पद कितने गिने जाएंगे, 2। कितने गिने जाएंगे, 2, क्योंकि इन सबका आपस में गुणा होकर मैं लिख सकता हूं 2pqr। इसमें चर कौन सा यूं पूछे तो p, q, r और z। समझ में आ गई बात, क्लियर है इस बात को। तो आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। जिसके अंदर संख्यात्मक मान है वो अचर पद है, और जिसके अंदर, अच्छा अब एक और बात याद रखना, जैसे ये 2x लिखा है, ये क्या है, चर,
ये क्या है, अचर। तो जब भी एक चर और एक अचर साथ में पड़े हो तो यहाँ पर जो निशान होगा, चिन्ह होगा, वो किसका होगा, इनके बीच गुणे का। किसका होगा, गुणे का। याद रखना, एक चर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, अचर। ऐसे तो तुम यूं कह दो सर इसका मतलब ये 25 है तो 2 और 5 के बीच में गुणे का निशान है, नहीं, ये भी अचर है और ये भी अचर है। ये तो पूरी एक संख्या है, इसको 25 ही लिखेंगे, 2 में 5 का गुणा नहीं लिखेंगे। यहां पर 2 में x का गुणा, 3 में y का गुणा, 4 में z का गुणा, 2 में p का गुणा, q r का गुणा, ये सब गुणा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो कौन सा चिन्ह कहलाएगा, गुणे का चिन्ह कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। बाकी प्लस और माइनस तो आपको दिख ही जाएगा, बाकी ये चिन्ह छुपा हुआ रहता है। अगर एक चर हो एक अचर हो तो बीच में कौन सा चिन्ह माना जाएगा, गुणे का चिन्ह माना जाएगा। अब आप तैयार हो बिल्कुल वो x का मान निकालने के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन से ही समझेंगे। बहुत सारे लोगों की परेशानी थी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस 7 बराबर 15, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको यहाँ पर इसको हल करना है। कुल मिला के हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। जब चर पद हो तो हल करने का मतलब उस चर का मान निकालना होता है, मान निकालना होता है। आगे बात समझ, मतलब यहाँ पर अगर इस समीकरण को हल करना, अच्छा इसको समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि बराबर होगा, LHS होगा, RHS होगा, ऐसी व्यवस्था आपको कहीं पे भी दिखे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समीकरण क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने का मतलब इसमें चर का मतलब a से z के बीच में क्या दिख रहा है, x। तो इस x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। अब इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 7 को हटाकर यहां पर लाना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। तो अब पक्षांतरण के कुछ नियम है, तो समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या काम में आएगा, पक्षांतरण। अब पक्षांतरण के कुछ नियम है, वो क्या है, देखिए। पहला नियम क्या कहता है, ये बराबर है। अगर यहां पर कोई पद प्लस में पड़ा हो, किस में पड़ा हो, प्लस में, तो इस पूरे पद को उठाकर अगर मैं वहां पर ले गया तो ये जो पद है वो किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर इसका उल्टा, यहां से ये पद यहां पर आया, ये माइनस वाला, तो यहां पर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। आगे बात समझ में। इसका उदाहरण अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, वही बात। अगर यहां पर कोई माइनस का पद है वो वहां जाएगा तो वो किसका बन जाएगा, प्लस का। और यहां से प्लस वाला कोई यहां पर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां से वहां और वहां से यहां, सॉरी, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, ऐसा जब भी होगा तो वो तब होगा जब वो बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाए या उस तरफ से इस तरफ आए। इसी को पक्षांतरण कहते हैं। अगर बराबर के इस तरफ से इधर उधर ही कर रहे हो तो उसको अरेंजमेंट कहते हैं, उसको पक्षांतरण कहते नहीं है, उसको व्यवस्थित करना कहते हैं। अगर पद उठकर LHS से RHS में जाए, अगर तुम LHS से LHS में ही खेल रहे हो या RHS से RHS में ही कर रहे हो तो उसको पक्षांतरण नहीं बोलेंगे। आगे बात समझ में। वो जमाना होगा, उस समय चिन्ह बदलेंगे नहीं, ठीक है। अब तीसरा नियम देखिए, अगर इंपॉर्टेंट नियम यही है, जैसे यहां पर चर और अचर, अभी मैंने तुमको बताया था, चर अचर एक साथ पड़े तो यहां पर चिन्ह किसका आएगा, गुणे का। किसका आएगा, गुणे का। और गुणे का अगर कोई चिन्ह है वो अगर यहां पर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। किस में जाएगा, भाग में। यहां पर कंफ्यूजन होता है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद एक चौथा नियम जो है वो जनरली यहां पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या है ये नियम नंबर 4। अगर यहां पर कोई अंश बटे हर, मतलब भिन्न वाली संख्या पड़ी हो, और यहां पर भी कोई अंश बटे हर ऐसी संख्या पड़ी हो, तो उस कंडीशन में हम वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं, वज्र गुणा।
और ये वज्र गुणा क्या होता है, इस अंश का इस हर के साथ गुणा, फिर बराबर लगेगा, फिर इस हर का इस अंश के साथ या इस अंश का इस हर के साथ गुणा कर देंगे। तो ये जैसे ये अंश 1 है और ये हर 1 है, ये अंश 2 है और हर 2 है, तो अंश 1 का गुणा हर 2 के साथ और फिर क्या लग जाएगा बराबर, फिर अंश 2 का गुणा हर 1 के साथ। ठीक है, अच्छा कोई अगर सर पहले मैं ये कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है, पहले आप ये वाला गुणा करो चाहे ये करो, ठीक है, लेकिन एक गुणा करने के बाद बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको, इक्वल टू का निशान लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लो, अगर प्लस वाला पद इधर से उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और माइनस वाला पद अगर जाएगा तो प्लस में आएगा, गुणे वाला किस में जाएगा, भाग में जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो ये पक्षांतरण के नियम है, आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे याद करने जैसा कुछ नहीं है, जैसे ही आप 15-20 क्वेश्चन कर डालोगे वो रूटीन में आ जाएगा। अब यहां से हल करना है, इसको क्या करना है, हल करो। एक बात और याद रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक घातीय चर वाले समीकरण को, ये समी का मतलब समीकरण है, ठीक है, समीकरण को हल करने के लिए बराबर के इस तरफ सारे चर पद ले आओ और बराबर के इस तरफ सारे अचर पद ले आओ। देखो ये बात अगर आप किसी को ऐसे डायरेक्ट फोटो में बताओगे तो वो बोलेगा चर पद बराबर अचर पद। नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मैंने यूं लिखा है कि सारे चर पद यहां लाओ और यहां लिखा है सारे अचर पद यहां पर। तो सारे चर वाले पद जो है वो LHS में रहने दो और सारे अचर वाले पद जो है वो RHS में रहने दो। जिनको नहीं आता है उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनको आता है व्यवस्थित तरीके से आता है वो अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। आगे बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब इस समीकरण को हल करना है तो पहले तो चर वाले, पहले बराबर लगा लो चाहो तो, बराबर के इस तरफ चर वाले, तो यहां पर पहले से क्या पड़ा है x, और कोई चर वाला पद है नहीं, चलो खत्म होगी बात। अब अचर वाला पद, तो पहले से बराबर के इस तरफ क्या पड़ा हुआ है 15, और अचर कौन सा है ये 7। अब ये 7 जो है वो इस तरफ पड़ा है, इस प्लस के 7 को वहां पर ले जाना है। तो देखो LHS से उठकर कहां पर जा रहा है, RHS में। तो अगर प्लस वाला कोई पद RHS में जा रहा है, प्लस वाला LHS से कहां जा रहा है, RHS में, तो वो किस में जाएगा, माइनस में। समझ में आ गया। तो यहां से x बराबर 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8, तो ये 8 तुम्हारा क्या आ गया आंसर। तो इस समीकरण का हल क्या कहलाएगा, x बराबर 8। क्लियर है। अगर आपको यूं है कि मुझे चेक करना है तो चेक करने के लिए, वैसे परीक्षा में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कैसे चेक करने के लिए, टाइम मत बिगाड़ना, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। जैसे ये x + 7 बराबर 15 हमारी समीकरण थी, x का मान क्या आया 8, तो यहाँ 8 रख दो, 8 + 7 कितने होते हैं 15। देखो आ रहा उत्तर, मतलब हमारी समीकरण क्या है, सही है, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। चेक करने के लिए जो मान आया वो उस चर की जगह पे रख दो तो दोनों पक्ष बराबर आपको मिलेंगे। समझ में आ गई ये बात आपको। आगे देखो थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने लिखा है 2x + 5 + x बराबर, या 4x कर दो, 3x + 18 मान लो ये लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन। तब अपन को क्या करना है, अभी मैंने बताया पहले क्या कर देंगे, बराबर यहां पर सारे चर वाले पद, तो पहले से यहां पे क्या पड़ा है 2x, इसको कि मैं कहने कहीं पक्षांतरण नहीं किया इसलिए जैसा है वैसा वैसा। फिर आगे देखा ओ 4x भी यही पड़ा है, ये प्लस का 4x है तो यहां पर अभी प्लस का, क्योंकि इसको उठा के मैं इधर उधर नहीं ले गया हूं, LHS से LHS में ही रखा। ठीक है, अब ये 3x जो है वो कहां पड़ा है RHS में, इसको उठा के कहां लाना है LHS में। अभी इस 3 का निशान क्या है प्लस, वो यहां पर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 3x। तो और कोई चर पद है नहीं, सारे चर पद हम कहां पर लेकर आ गए
LHS में। अब RHS में पहले ही देख लो, RHS में अचर वाला कौन सा है 18, तो 18 को यहाँ रख दिया। उसके बाद और कौन सा था प्लस का 5, वो कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है वो LHS में, उसको ले क्या जाना है RHS में। तो प्लस का 5 वहां गया तो किसका हो जाएगा माइनस का 5। अब इसको हल करना है 2x और 4x, जैसे जनरली जोड़ते हैं वैसे। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो आपस में जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जोड़ते हैं वैसे, 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो 6x, यहाँ 6x स्क्वायर कर मत देना, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैं सिंपल तरीका बोल रहा हूँ। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, उत्तर में भी x आएगा, ठीक है। तो x और x को जोड़ोगे तो x स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, गुणा करते हैं तो x स्क्वायर होगा, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 2x प्लस 4x कितने x हो गए 6x, 6x में से 3x चले गए तो कितने बचे 3x। समझ में आ गया, लिखना चाहो तो लिख दो, इन दोनों को हल किया तो क्या आया 6x, फिर ये माइनस का 3x वैसा का वैसा। 18 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 13। अब 6x में से 3x गया तो कितना बचेगा 3x बराबर 13। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये 3 क्या है अचर, ये x क्या है चर, तो इसका मतलब यहां पर बीच में किसका निशान होगा गुणा। भाई इसको हल करना है मतलब मुझे लास्ट में उत्तर किसके बराबर लेके आना है x के बराबर। किसके बराबर उत्तर लेके आना है x के बराबर। तो इस x का मान निकालना है तो इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो अभी ये जो 3 है वो इसके साथ कौन से चिन्ह के साथ है गुणे के साथ। अब मैंने तुमको बताया था नियम नंबर 3 में कि कोई चीज गुणे में होती है तो कहां जाएगी भाग में। तो ये जो 3 है इसको हटाना है, इसको हटाऊंगा तो मैं इस 13 के नीचे बैठ जाएगा। भाग का मतलब होता है बटे में बैठना, पहले से यहाँ पर 13 पड़ा हुआ है, ये 3 गुणे में है, भाग में जाएगा तो कहां आ जाएगा नीचे। तो उत्तर x बराबर 13/3 आ जाएगा। भाग देने के बाद पॉइंट में उत्तर आता है तो निकाल लेना, वरना 13/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से आपको पक्षांतरण क्या होता है समझ में आया होगा। ऐसा अपन को स्पेशली कोई टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन अभी जैसे मैंने 3 की भाजकता का नियम बताया था, या आगे और भी कोई क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपन को x मानकर किसी सवाल को हल करना पड़ा। देखो बेटा भाषा वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक से बताना मेरा परम कर्तव्य है। कभी कभार क्या होता है शॉर्ट ट्रिक काम करती नहीं है, शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है तो अपन को बेसिक से करना पड़ता है उस क्वेश्चन को। तो उस क्वेश्चन को बेसिक से करने के लिए अपन को उसको मानना पड़ता है। माना कि वह संख्या x है, या माना कि राम की आयु x है, या माना कि उसके पास x रुपये थे। ऐसा अपन को बहुत सारे क्वेश्चनों में करना पड़ेगा। आपके लाभ हानि का चैप्टर है, सरल ब्याज का चैप्टर है, आपको वहां तक पहुंचना है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई है, और अपन एग्जाम्पल देखेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, इसमें और बहुत सारे डिफिकल्ट भी बनेंगे, भिन्न वाले भी बनेंगे, लेकिन जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट का जो भिन्न वाला चैप्टर है, तो आपको भिन्न भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर एक आधा ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे भिन्न को लेकर, तो आपका मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। मैथ उसी को समझ में नहीं आते जिसका बेसिक वीक है, और आपके लेवल 1 में तो सबसे बढ़िया बात यही है कि यूनिट फर्स्ट बेसिक ही था। जोड़ बाकी गुणा भाग मैंने अच्छी तरीके से आपको सिखाया, रिवीजन करते रहे बेटा। जोड़ बाकी गुणा भाग, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होती है, सारी संख्याओं का ज्ञान दिया था, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, बहुत सारी बातें करी अपन ने। पूरा यूनिट खचाखच बढ़ा, ठीक है। अभी उसमें एक दो टॉपिक और पढ़ने बाकी है। जैसे ही 2-3 क्लासें होंगी वो यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन भिन्नों में आएंगे, दूसरे यूनिट में आएंगे, है ना। तो टाइम से आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। आप बिंदास रहिए, बेफिक्र रहिए, मेरी क्लास को दम से ध्यान से पढ़िए। आपको इतना तो आना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा ज्ञान लेना चाहते हो तो बहुत सारी किताबें पढ़िए, बहुत सारा समुंदर है अपने पास पढ़ने के लिए, लेकिन ये आएगा तो उस समुंदर को पढ़ने में आपके लिए आसानी होगी। समझ में आ रही है बात। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर आपको पक्षांतरण समझ में आ जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। अच्छा, जरूरी नहीं है हर बार x ही आ जाए, मान लो p आ जाए। एक कुछ ये वैरायटी ले लेते हैं, इसमें अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने अभी तुमको लास्ट चौथा नियम बताया था। वो नियम क्या था
कि अगर अंश बटे हर और अंश बटे हर हो और बीच में बराबर हो तो अपन वज्र गुणा करते हैं। देखो ये अंश ये हर, यहाँ पर अंश, मान लो ये 2 नहीं भी होता तो अपन बटे में क्या रख सकते थे 1। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने 2 लिया है तो ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे वज्र गुणा, क्या करेंगे वज्र गुणा। यहाँ पर हल कर रहे हैं अपन। हल करने का क्या मतलब है, मैंने लिखा है चर का मान निकालना। चर इसमें कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है, ये जो p है वो इस बार चर है। क्या है p जो है वो क्या है इस बार चर। ये जरूरी नहीं कि हमेशा अपन को x मिल जाए या y मिल जाए, कुछ नया भी मिल सकता है। लेकिन मैंने तुमको पहले ही बता दिया चर का मतलब a से z, a to z के बीच में अगर कोई सा भी अल्फाबेट आएगा तो उसको अपन चर राशि बोलते हैं, ठीक है, जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। वज्र गुणा मतलब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो इस 2 का गुणा इसके साथ करना है तो ये 2 मैंने पहले लिख दिया और 7p - 8 ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि इसके अंदर 2 पद है और यहाँ पर 2 का गुणा करना। फिर 1 गुणा कर दिया, उसके बाद मुझे क्या लगाना है बराबर का निशान। फिर इस 3 का गुणा इस पूरी टर्म के साथ हो जाएगा p - 6 बराबर। अब देखो गुणा, अब 2 का गुणा इसके साथ करूं कि 2 का गुणा इसके साथ करूं? अरे दोनों के साथ करोगे, इसमें सोचने वाली क्या बात है। पहले 2 का गुणा इसके साथ, तो 2 7 14 ये p, फिर ये माइनस, फिर ये 2 का गुणा 8 के साथ किया 2 8 16। वैसे यहां पर ये प्लस भी था तो इस प्लस का गुणा इस माइनस के साथ हुआ है, प्लस माइनस माइनस, प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, ठीक, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब देखो 3 का गुणा p के साथ तो ये क्या हो गया 3p, फिर इस प्लस का गुणा इस माइनस के साथ तो माइनस, फिर 3 का गुणा इस 6 के साथ तो 3 छंग 18। नॉर्मल आ गई अभी इक्वेशन। अब बराबर लगाएंगे, सारे चर पद इस तरफ, सारे अचर पद इस तरफ, तो यहाँ पर ये क्या रह गया 14p, और कौन सा था ये 3p, वो यहाँ पर आया तो माइनस का 3p, बराबर के इस तरफ पहले से क्या पर आया माइनस का 18, ये माइनस का 16 वहाँ जाएगा तो क्या होगा प्लस का 16। सोल्व करेंगे 14p में से 3p चले गए, कितने बचे 11p। यहाँ पर ध्यान से, जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो हम घटाते हैं। 18 में से 16 गए, कितना बचेगा 2, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आता है तो माइनस का 2 बचेगा। इस p का मान, अब ये 11 और p के बीच में किसका निशान रहेगा गुणे का। p का मान निकालना तो इस 11 को हटा के इसके नीचे ले जाएंगे तो -2 और बटे में 11, तो इस p का मान क्या आ जाएगा -2/11। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कभी बताया नहीं बताया मुझे ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी मैं चलो इसके बाद वो बता देता हूँ आपको। एक 5 मिनट का केस है, देख लो। क्या होता है अगर 2 संख्याएं ये दोनों प्लस की हो तो हम क्या करेंगे जोड़, क्या करेंगे जोड़, और जो चिन्ह है वो किसका आएगा प्लस का, किसका आएगा प्लस का। जैसे ये जनरली सबको आता है 7 + 5, ये भी 5 भी प्लस का है 7 भी प्लस का है। तो जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो क्या करेंगे जोड़, तो 7 और 5 कितने हो गए 12, निशान किसका आएगा प्लस का, प्लस का। खत्म खेल। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो, जरूरी नहीं कि ये प्लस की हो और ये माइनस की हो, ये प्लस की हो और ये माइनस की हो, कोई सी भी एक संख्या प्लस की होनी चाहिए एक माइनस की होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे घटाओ, क्या करेंगे घटाओ, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 7 - 15। अब एक प्लस की एक माइनस की है तो घटाव करेंगे, और घटाया हमेशा बड़े में से छोटे को जाता है, तो 15 में से 7 घटाएं तो कितना बचा 8। अब चिन्ह बड़ी संख्या का, 15 बड़ा के साथ बड़ा, ऑब्वियसली बात है 15 बड़ा। अब कोई यूं मत कहना सर -15 तो छोटा होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट संख्या, अभी चिन्ह नहीं लिए। तो 7 बड़ा या 15 बड़ा, 15 बड़ा, 15 का निशान क्या है माइनस, इसलिए यहाँ उत्तर में क्या आएगा माइनस। आगे बात समझ में। वैसे इसका मतलब यही है कि 7 से -15 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा -8 ही आएगा। संख्या रेखा से भी इसको हल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इसी तरीके से याद करो। तीसरा नियम क्या कहता है, अगर दोनों निशान माइनस के हो, दोनों निशान किसके हो माइनस के, तब हम क्या करेंगे जोड़, क्या करेंगे जोड़, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। चिन्ह किसका आएगा माइनस का। इसका उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे -7 और -6,
दोनों माइनस के तो क्या करेंगे, जोड़, 7 और 6, 6 और 6 12 और 1 कितना हो गया 13, और निशान किसका आएगा, माइनस का, तो उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस का 13। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है, पक्षांतरण का टॉपिक पढ़ा है, ये छोटे मोटे आपको और बताएं, x का मान कैसे निकलता है वो आपको बताया है, इसको रिपीट करना, आगे की क्लास में इसके थोड़े बहुत और एग्जाम्पल, लेकिन एक बार ये तीनों नियम आप ध्यान से देख लेना, 1-2 एग्जाम्पल करवा के अपन वापस यूनिट पर आ जाएंगे। कोशिश करूंगा कि अभाज्य गुणनखंड पढ़ा दिया, इसका मतलब अब शायद भारतीय मुद्रा अपना एक टॉपिक बच रहा है वो बता दूंगा, और छोटा मोटा एक और यूनिट का कन्वर्जन होता है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि उसके साथ ही पढ़ लेते हैं ज़्यादा बेहतर है। जैसे अपन जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 100 पैसे 50 पैसे, आप मतलब 8 आने देखा होगा आपने कभी, अब तो चलते नहीं है, और 25 पैसे होते हैं। तो वैसे ही जो भारतीय मुद्रा अपन को पढ़नी है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे उसमें प्रश्न आते हैं कि 25 पैसों के 5 सिक्के बराबर, तो 25 पैसों के 5 सिक्के कितने हुए, 1 रुपये 25 पैसे, ये तो आपको पता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे 2 50 पैसे का सिक्का प्लस 1 25 पैसे का सिक्का, फिर ऐसे मिलेंगे 3 50 पैसे के सिक्के और 1 25 पैसे का सिक्का, ऐसे ऑप्शन बना के देगा। तो सिर्फ कंफ्यूजन का गेम है, लेकिन अपन उसको सॉल्व करना सीख जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उससे आपकी पूरी भारतीय मुद्रा सॉल्व हो जाएगी। कितने टिपिकल टेबल के क्वेश्चन आएंगे वो अगली क्लास में आपको पता चल जाएगा। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपन भारतीय मुद्रा के टॉपिक में घुस जाएंगे, उसके बाद आपका वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने प्रश्नों वाली क्लास बोली है वो तैयार हो रही है, और काफ़ी अच्छी तैयार हो रही है, वो जिस दिन तैयार हो जाएगी मैं आपके सामने उसको लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ये सारी थ्योरी को आप लोग ढंग से पढ़िए, आराम से पढ़िए। वंदे मातरम। धन्यवाद।